हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो होगा लाहौरी ब्रांच ऑफ द कलचुरी डायनेस्टी। अभी तक हम लोगों ने रतनपुर ब्रांच को पूरा देख लिया। वी हैव सीन द डार्क एज ऑफ द कलचुरी डायनेस्टी। तो अब हम कलचुरी डायनेस्टी के एक और दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच की बात करने वाले हैं आज के क्लास में। साथ में माइट भी ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाए। इस क्लास में मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठास भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कलचुरी भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले हम लोग कलचुरी के जो रायपुर के ब्रांच हैं। लाहौरी ब्रांच भी बोलते हैं इसी को। क्या है स्टोरी, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो रायपुर के कलचुरी या लाहौरी ब्रांच जिसको हम बोलते हैं कलचुरी डायनेस्टी के, वो 14th सेंचुरी में स्टैब्लिश होते हैं। कब होते हैं? 14वीं सेंचुरी में स्टैब्लिश होते हैं ये। इस पर्टिकुलर टाइम में रतनपुर में तो 10th सेंचुरी से स्टार्ट हो रखा था। ये रतनपुर के कलचुरी के एक ऑफशूट थे, मतलब अलग से ये जो है निकलते हैं और मतलब इसी ब्रांच के अंडर रहते हैं और बाद में ये अलग निकल के एक नया ब्रांच स्टैब्लिश कर लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए इनकी स्थापना थी वो रायपुर कल्चुरी डायनेस्टी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुई थी। वन ऑफ द रीजन वाज द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। कुछ ना कुछ इश्यूज थे रतनपुर के कलचुरी ब्रांच में, जिसकी वजह से ये एक रायपुर में इंडिपेंडेंट रूलिंग लीनेज बन गया कलचुरियों का। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था? तो बाबू रेवाराम के अकॉर्डिंग रतनपुर कलचुरी रूलर जगन्नाथ सिंह थे। उनके दो बेटे हुआ करते थे। क्या होते थे? जगन्नाथ सिंह के दो बेटे थे इनके हिसाब से। एक थे वीर सिंह देव और दूसरे बेटे थे इनके देव सिंह देव, और देव सिंह देव को लक्ष्मी देव भी बोलते हैं। देव सिंह देव, और इन्हीं का नाम लक्ष्मी देव भी है। तो काफी टेक्स्ट में जो लोग इसको लक्ष्मी देव ही ज्यादा मानते हैं। लक्ष्मी देव। तो ये इनके दो बेटे हुआ करते थे जगन्नाथ सिंह के। वीर सिंह देव इनके बड़े बेटे हुआ करते थे और इनको मिल गया रतनपुर का थ्रोन। ये जगन्नाथ सिंह जो थे रतनपुर के राजा थे, इनके दो बेटे थे। वीर सिंह को क्या मिल गया? रतनपुर का। इनके बाद रतनपुर के राजा बन गए वीर सिंह देव। जो देव सिंह देव थे, या मैं लक्ष्मी देव अब उनको यूज करूंगा क्योंकि हिस्टोरियंस भी उनको लक्ष्मी देव ही बोलते हैं ज्यादातर। तो लक्ष्मी देव को रायपुर का इलाका, मतलब साउथ ऑफ द शिवनाथ, ये आपका कहीं छत्तीसगढ़ है, यहाँ से शिवनाथ ऐसे जाती है, तो ये साउथ हो गया शिवनाथ का। तो साउथ ऑफ द शिवनाथ का जो जगह था वहां रूल करने के लिए भेज दिया गया। आपके लक्ष्मी देव को। रायपुर और खल्लारी, दो इंस्क्रिप्शन हमको मिलते हैं, रायपुर और खल्लारी, और बाबू रेवाराम के डिस्क्रिप्शन सभी इंडिकेट करते हैं हमको कि रतनपुर कलचुरी डायनेस्टी के अंदर इंटरनल डिस्प्यूट के कारण लक्ष्मी देव रायपुर में सेटल हो गए। दोनों भाइयों में कुछ टसल हुआ, दोनों भाइयों में रतनपुर में बन नहीं रही थी, लक्ष्मी देव और वीर सिंह देव में। तो ऐसा बाबूराम भी बोलते हैं, ऐसा रायपुर और खल्लारी के इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। उसकी वजह से ये देव सिंह देव आ जाते हैं और रायपुर में सेटल हो जाते हैं। लक्ष्मी सिंह देव के बेटे, मतलब इनके जो बेटे होते हैं सिंघन, लक्ष्मी सिंह देव के बेटे सिंघन, SINGHAN, सिंघन ने, ये रायपुर में जब रह रहे थे तो इन्होंने अपने किंगडम को एक्सपांड किया इस इलाकों में। और इन्होंने क्या किया? सिंघन ने 18 गढ़ को कैप्चर किया। जैसे रतनपुर ब्रांच जो था तो छत्तीसगढ़ को कैप्चर किया था, 36 अलग अलग गढ़ हुआ करते थे। वैसे ही सिंघन ने जो साउथ ऑफ आपका क्या था, शिवनाथ के 18 गढ़ थे, उनको इन्होंने सिंघन ने कैप्चर कर लिया। और ये 18 गढ़ काफी इंपॉर्टेंट थे रायपुर कलचुरी ब्रांच के लिए। इस तरह से ये लीनेज आगे बढ़ती है और रायपुर और उनके सराउंडिंग के रीजन का हिस्ट्री को डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द जीनोलॉजी। क्या रहता है इनका जीनोलॉजी? ये आपको ये समझना होगा, यहां पर एक लंबी लिस्ट है बहुत, बट उतना हमको नहीं जानना है। कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, लिखवाऊंगा भी सारी चीजें, टेंशन मतलब जो मैं लिखा रहा हूं तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। एंड पे मैं प्रॉपर नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है, इस ब्रांचेस का। तो यहाँ पे लक्ष्मी सिंहदेव जो होते हैं, लक्ष्मी देव, वो 1300 से लेके 1340 तक का रहते हैं। और ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ द रायपुर लाहौरी ब्रांच।
इसके इनके बाद आते हैं, मैंने बताया सिंघन देव। सिंघन देव बेटे रहते हैं लक्ष्मी देव के, एंड ही कैप्चर्ड 18 गढ़। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, रायपुर ब्रांच के फाउंडर कौन? लक्ष्मी सिंह देव। रायपुर ब्रांच में 18 गढ़ किसने कैप्चर किया? सिंहदेव ने, ठीक है, सिंघन देव ने। और इसके बाद रामचंद्र देव आते हैं, और रामचंद्र देव का नाम एसोसिएटेड है एज द फाउंडर ऑफ रायपुर सिटी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ रायपुर सिटी। इनके बाद आते हैं रामचंद्र देव, ठीक है। और रामचंद्र देव के बेटे रहते हैं ब्रह्मदेव राय, ठीक है, ब्रह्मदेव राय। ये रहते हैं 1400 से लेके 1420 तक के टाइम में, एंड ही वॉज द वन हु मेड रायपुर इट्स कैपिटल। और इन्होंने काफी सारे कंस्ट्रक्शन भी कराए थे इस पर्टिकुलर टाइम पे। ब्रह्मदेव राय के बाद बहुत सारे राजा आएंगे, हमको उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आखिरी के 2 राजा पढ़ते हैं हम जो इस ब्रांच में रहते हैं। एक रहते हैं अमर सिंह देव। अमर सिंह देव जो रहते हैं वो 1741 से लेके 1750 तक का रहते हैं, और ही इज द लास्ट रूलर, और ऑल्सो यू कैन से ही वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर बिफोर द मराठाज, द भोसलेज टुक ओवर छत्तीसगढ़। तो इनके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मराठास का इन्वेजन हो जाता है, और मराठास के इन्वेजन से आपके कलचुरी डायनेस्टी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और इसके बाद हमको एक आखिरी राजा देखने को मिलेंगे जो होते हैं शिवराज सिंह देव। और शिवराज सिंह देव के टाइम में आप बोल सकते हैं कि नॉमिनल रूलर रहते हैं, आखिर में सब कंट्रोल लॉस्ट कर दिए रहते हैं। इनको एक पर्टिकुलर राजिम, रायपुर और इन इलाकों का बस जगह दे दिया जाता है कि आप जिए खाइए करके। तो ये यहां तक का ऐसा स्टोरी इनका चलता रहता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर्स। फिर से हम एक बार डीप में देखते हैं किसने क्या किया। सबसे पहले हमने पढ़ा सिंघन देव। ये तो आप लक्ष्मी देव को समझ गए, फाउंडर थे। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इनके बारे में डीप में थोड़ा समझते हैं। सिंघन देव जो रहते हैं, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉन्करर। खल्लारी इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सिंघन देव जो लक्ष्मी सिंह देव के सन रहते हैं, ने अपने एनिमी से 18 गढ़ कैप्चर किए। 18 गढ़ कैप्चर किए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, ठीक है। रामचंद्र देव जो होते हैं, ही वॉज कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ रायपुर सिटी। अब इन्होंने रायपुर सिटी की स्थापना की और अपने बेटे ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसका नाम रखा। अगर क्वेश्चन आएगा कि रायपुर सिटी की स्थापना किसने की, तो आप नाम लिखेंगे रामचंद्र देव, एकदम अलग से। फाउंडर ऑफ रायपुर सिटी इज रामचंद्र देव। अगर क्वेश्चन आएगा ऑन हुज नेम वाज द रायपुर सिटी नेम्ड, तब आप नाम लिखेंगे रामचंद्र देव के बेटे ब्रह्मदेव राय का। इट इज क्लियर? दोनों में डिफरेंस आपने समझ लिया होगा आपने, मेरे को ऐसा लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रायपुर इज नेम्ड ऑन द नेम ऑफ द सन ऑफ रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव राय, नॉट ऑन द नेम ऑफ रामचंद्र देव हु इज द एस्टैब्लिशर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिटी, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रामचंद्र देव मुनिंग देव को इन्होंने हराया था। इनकी लड़ाई चलती रहती थी हमेशा फनीनाग डायनेस्टी के लोगों से, तो इन्होंने मुनिंग देव को भी हराया था। और मुनिंग देव जो है वो फनीनाग डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे उस टाइम पे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ब्रह्मदेव, जिनको हरि ब्रह्मदेव भी बोला करते थे। 1400 से लेके 1420 तक ये यहां रहते हैं। इनके इंस्क्रिप्शन हमको रायपुर और खल्लारी से मिलते हैं। पॉसिबली आपको पता होना चाहिए 1409 एडी में उन्होंने रायपुर को अपना कैपिटल बनाया। ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। खल्लारी में 1415 एडी में एक विष्णु टेम्पल बनाया गया। और आपको पता होना चाहिए एक कॉबलर थे देवपाल मोची हिंदी में बोलते हैं, कॉबलर देवपाल, कॉबलर मतलब मोची होता है, ठीक है, जूता बनाता है जो। तो कॉबलर देवपाल ने जब ब्रह्मदेव राय राजा हुआ करते थे उस पर्टिकुलर टाइम पे एक विष्णु टेम्पल बनवाया था। क्या बनवाया था? एक विष्णु टेम्पल। ये हमको दिखाता है कि कॉमन पीपल भी रिलीजियस कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट किया करते थे, एंड देयर वाज नॉट दैट डीप कास्ट हायरार्की एट दैट पर्टिकुलर टाइम। थोड़ा सा ये भी हमको समझ आता है। देवपाल मोचिन ने ब्रह्मदेव राय के टाइम पे क्या बनाया? क्वेश्चन आस्क पूछता है कि देवपाल मोचिन ने क्या बनाया? विष्णु टेम्पल। किसके टाइम पे बना ये देवपाल मोचिन विष्णु टेम्पल? ब्रह्मदेव राय। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इनके फादर जैसे थे, आपको पता है रामचंद्र देव, वो भी लड़ रहे थे मुनिंग देव से, फणिनाग डायनेस्टी के रूलर से, और इन्होंने भी फणिनाग डायनेस्टी के रूलर मुनिंग देव को हराया था।
तो रामचंद्र देव ने भी हराया था, ब्रह्मदेव राय ने भी कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ा के रखा और इन्होंने भी हरा दिया मुनिंग देव को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर हम पढ़ते हैं अमर सिंह देव के बारे में। अमर सिंह देव वॉज द लास्ट मेजर रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, यू कैन क्लियरली से दिस, ठीक है। 1750 एडी में जो मराठा रूलर्स जो होते हैं उन्होंने रायपुर कलचुरी ब्रांच पर कंट्रोल करने के लिए, यहां पे रायपुर कलचुरी का एंड करने के लिए अटैक किया। अब मराठा ने इन्होंने अटैक किया और यहाँ पे पूरा हालत खराब कर दी कलचुरी रायपुर वाले लोगों की। जब वो आते हैं तो मराठा बोलते हैं 7,000 रुपए का आप हमको देंगे एनुअल टैक्स, और एनुअल टैक्स को मराठा बोलते थे टकोली, TAKOLI, और टकोली बोला गया कि 7,000 रुपए की टकोली रखी जाएगी और इनके ऊपर इंपोज कर दिया गया। और तो और अमर सिंह देव के सर्वाइवल के लिए इनके लिए रायपुर, राजिम और पाटन जो है उनको दे दिया गया, और ये इनको ग्रांट कर दिया गया कि आप यहां 3 जगहों के रीजन पे आप रूल करिए, और देखो अपने लिए खाना पूर्ति खा लो, दाल भात दाल चावल, और हमको साल में 7,000 रुपया दे देना भैया टकोली को, तो आप जिंदा रह पाओगे। तो यहां हम बोल सकते हैं कि नॉमिनल रूल बस अलाउड किया गया था, बट मेन दे वर अंडर द सुपरमेसी ऑफ मराठास। He was the last Kalchuri ruler of the Raipur branch effectively before complete Maratha annexation. मराठा के एनेक्सेशन मतलब पूरी तरह से मराठा के अंदर जब हम आएंगे उसके पहले अगर आप देखते हो तो ये आखिरी हमारे इंडिपेंडेंट टाइप के थोड़े से कलचुरी रूलर होते हैं। अब ये होते हैं अमर सिंह देव के बेटे शिवराज सिंह देव। अमर सिंह देव की डेथ हो जाती है 1753 एडी में, और उनके जो बेटे होते हैं शिवराज सिंह देव वो क्या करते हैं, पिलिग्रिमेज के लिए निकल जाते हैं, मतलब थोड़ा सा घूमने निकल जाते हैं भक्ति वाले प्लेसेस में। He went for a pilgrimage places। जब शिवराज सिंह वापस लौटते हैं तब देखते हैं तब तक मराठा ने राजिम, रायपुर और पाटन को सीज कर लिया है। तो माहौल देख रहे हो, रामचंद्र देव खत्म होते हैं, अमर सिंह देव खत्म होते हैं, और अमर सिंह देव के बेटे होते हैं शिवराज सिंह देव। वो ऐसा खत्म हो गया, वो बोलते हैं मैं आता हूं थोड़ा सा तीरथ करके, तो तीरथ में निकल जाते हैं। जैसे ही तीरथ में निकलते हैं उनको क्या पता था 3 ही तो जगह छोड़ रखा था इन्होंने, राजिम, पाटन और रायपुर, वो भी आके देखते हैं तो कैप्चर कर लिया जाता है। तो उसको इससे क्या होता है, बिंबाजी भोसले जो होते हैं मराठा के रूलर, उनके अंडर यहाँ पे पूरे के पूरे इलाके जो होते हैं आपके बड़गांव के, महासमुंद के तहसील होते हैं, उनको थोड़ा मोड़ा और जगह को दे दिया जाता है उनके सर्वाइवल के लिए, और सबको कैप्चर कर लिया जाता है। तो यहां से एंड हो जाता है आपका कलचुरी डायनेस्टी, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हैं द कलचुरी डायनेस्टी ऑफ रायपुर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लाहौरी ब्रांच ऑफ कलचुरीज, रतनपुर कलचुरी से 14th सेंचुरी में अलग हुए। सिंहदेव जो थे, सिंघन देव थे, रामचंद्र देव थे और ब्रह्मदेव राय, ये दीज वर द मोस्ट नोटेबल कंट्रीब्यूशन वाले जो किंग हुआ करते थे। मराठास जो आते हैं वो 1750 एडी में रायपुर में कलचुरी रूल को एंड कर देते हैं, एंड द लास्ट रूलर ऑफ द कलचुरी वाज शिवराज सिंह देव। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो रायपुर, राजिम और पाटन को वो हार जाते हैं और सब खत्म। तो यहां लिख लीजिए, कुछ नोट्स में लिखा देता हूं आपको। इंट्रोडक्शन करके लिखिएगा, रायपुर ऑब्लिक लाहौरी ब्रांच ऑफ कलचुरी established in 14th century as offshoot of OFFSHOOT of Ratanpur Kalchuris, which emerged due to internal conflict in Ratanpur. Next point देखिए, बाबू रेवाराम script says Ratanpur ruler जगन्नाथ, JAA यहां लिखा है सब चीज, जगन्नाथ सिंह सन वीर सिंह, ब्रैकेट में लिखिए रतनपुर, ब्रैकेट में लिखिए हु गॉट रतनपुर, एंड लिखिए देव सिंह देव, यहां लिखा है देव सिंह देव ऑब्लिक लक्ष्मी देव, और ब्रैकेट में लिखिए रायपुर रीजन, गॉट रायपुर रीजन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, Babu Revaram's inscription tells us about the internal dispute
led to Lakshmi Dev settling in Raipur. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लक्ष्मी देव सन सिंघन कैप्चर्ड 18 गढ़। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में पहला लिखिए, सिंघन देव लिखिए, SINGHANDEV, ब्रैकेट में लिखिएगा 1340 से लेके 1380 AD तक, ठीक है, इस टाइम तक इन्होंने रूल किया। और इसमें एक ही लाइन लिखिए, कैप्चर्ड 18 गढ़, कैप्चर्ड 18 गढ़, और ब्रैकेट में लिखिए वहां पे खल्लारी इंस्क्रिप्शन। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ये सिंघन देव ने कहां से किया था, क्या किया था, तो आप बता दोगे 18 गढ़, और कि कहां से हमको नॉलेज मिला, तो हमको सिंघन आपको खल्लारी इंस्क्रिप्शन से नॉलेज मिला। नेक्स्ट लिखिए नाम रामचंद्र देव का, 1340 से लेके 1400 AD तक ही रहते हैं। इसमें लिखिए फाउंडेड सिटी ऑफ रायपुर, और ब्रैकेट में लिखिए नेम्ड आफ्टर हिज सन ब्रह्मदेव राय, नेम्ड आफ्टर हिज सन ब्रह्मदेव। नेक्स्ट लिखिए डिफीटेड फनी नाग डायनेस्टी रूलर मुनिंग देव। नेक्स्ट किंग लिखिए ब्रह्मदेव, ब्रैकेट में लिखना हरि ब्रह्मदेव, 1400 से 1420। नीचे लिखिए इसमें इंस्क्रिप्शन रायपुर एंड खल्लारी। नेक्स्ट लिखिए मेड रायपुर इट्स कैपिटल in 1409 AD. Next point. A cobbler, COBBLER, Devpal, built a Vishnu temple in Khallari in the reign of Brahmadev Rai in 1415, 1415 AD. Next point लिखिए, he also defeated Muning Dev, Panidag dynasty ruler. इसके बाद नेक्स्ट लिखिए अमर सिंह देव, 1741 से लेके 1750 AD तक। लिखिए इसमें लास्ट कलचुरी रूलर ऑफ रायपुर ब्रांच। नेक्स्ट लिखिए मराठा रूलर टुक कंट्रोल इन 1750 AD एंड मराठा इम्पोज्ड 7000 एनुअल टैक्स, ब्रैकेट में लिखो टकोली, TAKOLI, एंड ग्रांटेड रायपुर, राजिम, पाटन फॉर हिज सर्वाइवल। नेक्स्ट लिखिए शिवराज सिंह देव, इसमें लिखिए ही वॉज सन ऑफ अमर सिंह देव एंड ही लॉस्ट राजिम, रायपुर, पाटन टू मराठास while on pilgrimage. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ग्रांटेड, ही वॉज ग्रांटेड बड़गांव एंड सम महासमुंद विलेजेस फॉर सब्सिस्टेंस बाय बिंबाजी भोसले। राजिम वाजिम को ले लिया, पिलग्रिमेज में गए थे तो भोसले जी ने थोड़ा मोड़ा दे दिया, चलो यार ले लो एक आध दो खेत वेत गांव वाँव 150 एकड़ और अपना जीवन खाना उगाते रहना, खाते रहना टाइप से। तो यहां हम बोल सकते हैं हिज रूल एंडेड कल्चुरीज प्रेजेंस इन रायपुर। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट द पर्टिकुलर रायपुर ब्रांच ऑफ कल्चुरीज। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ द कल्चुरी डायनेस्टी। तो भाई लोग हम लोग अब क्या करने वाले हैं, तो अब हम कल्चुरी डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन, क्वेश्चन यहां से पूछता है, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, रिलीजन पढ़ेंगे, आर्ट पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट हम ये पढ़ेंगे कि उनका डिक्लाइन कैसे हुआ। काफी लंबा रहेगा, थोड़ा सा 1-1.5 घंटा करेंगे और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आएगा। मैं पहले चीजें समझाऊंगा फिर हम लिखेंगे आगे। ठीक है, और आपको नोट डाउन करना है तो करते ही रहेंगे। ठीक है, समझते हैं हम लोग कल्चुरी। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कल्चुरी एरा। ये समझते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था कल्चुरी एरा। कल्चुरी रूलर्स ने छत्तीसगढ़ में लॉन्गेस्ट पीरियड तक का रूल किया हुआ था, ये तो हमने समझ लिया, 700-800 साल का रूल था। एज वेल एज
अगर इतने साल, इतने लंबे साल तक किसी आपके डायनेस्टी ने अगर छत्तीसगढ़ पे रूल किया है, तो ऑब्वियसली उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगा बहुत अच्छा रहा होगा और वेल स्टेब्लिश हो गया होगा 700-800 साल में। तो उनका भी ऐसी था। उनका इतना लंबा डोमिनेंस दिखाता है हमको कि उनका गवर्नेंस मॉडल बहुत इफेक्टिव रहा होगा, बहुत ही स्ट्रांग रहा होगा, तभी तो इतने लंबे साल तक चल पाए, टूटे नहीं। ये सिस्टम जो था मुनार्कियल था, मतलब क्या हो गया, राजतांत्रिक था। एक राजा था, उसके अंदर सबके सब मिनिस्टर हुआ करते थे, वैसे ही सिस्टम था। ऑल्सो जो ये आपके कलचुरी डायनेस्टी के लोग थे, ये पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण का काम किया करते थे, उसमें उनका फोकस हुआ करता था। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलता है, तो कॉन्टेम्प्ररी इंस्क्रिप्शंस हमको देखने को मिले इतने सारे। कल्याण साय का रेवेन्यू बुक हमको बताता है कि पैसा बहुत रहा होगा, जिसको मिस्टर चीसम ने बाद में पढ़ के जामबंदी सिस्टम को इनिशिएट किया था। दीज आर ऑल द थिंग्स कि पैसे हैं। मैंने बताया ना कल्याण साई के टाइम बहुत पैसा था, बहुत पैसा था। जब पैसे होंगे तब तो मंदिर बनेगा, जब पैसे होंगे तब तो पॉन्ड्स खुदेगा, जब पैसे होंगे तभी तो वॉर होगा। सब हमने देखा पूरे इस डायनेस्टी में, तो पैसे तो थे भैया। इसके साथ साथ हमको ये भी मालूम पड़ता है कि रायपुर और रतनपुर ब्रांच में गवर्नेंस स्ट्रक्चर सिमिलर था, कंसिस्टेंट था। What were the key features of this particular dynasty's governance administration? तो आपको समझना है, they were having a decentralized administration, decentralized administration था इनका। टॉप ऑफिशियल्स को सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी थी। क्या ऑटोनॉमी थी उनको, कि ऑफिशियल्स चाहें तो अपने सबऑर्डिनेट्स को अपॉइंट कर सकते हैं और अपने सबऑर्डिनेट को रिमूव कर सकते हैं। तो एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर था। एक ऑफिसर था मिलिट्री इंचार्ज, उसके नीचे ऑफिसर 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 ऑफिसर, और जो उसके ऊपर वाला था वो नीचे वाले को अपॉइंट करने का उसके पास पावर था, और निकालने का भी पावर उसी के पास था। एफिशिएंट गवर्नेंस के लिए किंगडम को मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स में उसको डिवाइड किया गया था। तो हमने देखा अलग अलग जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हुआ करते थे इनके टाइम पे। अब वो क्या थे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक इकाइयां क्या थी इनकी। सबसे पहला यहाँ राष्ट्र एक हुआ करता था। क्या हुआ करता था, राष्ट्र। राष्ट्र को हम बोलते हैं संभाग, ठीक है, संभाग। लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर या लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, अगर डिवीजन लेवल पे देखें तो हेड का नाम यहाँ पे क्या होता था हमको उतना नहीं पता, बट ये राष्ट्र के संभाग हुआ करते थे, यहाँ आपको ये पता होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट मिनट। तो देखिए कैसा हुआ करता था, राज्य हुआ करता था, संभाग इसको लिख लेना, फिर जिला, आज की डेट में ऐसी होता है तहसील, और फिर होता है क्या, विकास खंड। इनके टाइम पे राज्य को प्रांत बोला जाता था और यहां रहता था राजा। इसके बाद संभाग को राष्ट्र बोला जाता था, जिला को विषय बोला जाता था, तहसील को देश या जनपद बोला जाता था, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे आपका मंडल होता था, और मंडल के हेड हुआ करते थे मंडलाधिपति, या इनको और बोला जाता था महामंडलेश्वर। इसके बाद गढ़ होता था, इसके हेड दीवान हुआ करते थे या गढ़पति, गढ़ाधिपति। गढ़ के अंदर होता था बारहो, बारहो के जो हेड हुआ करते थे उनको दाऊ बोला जाता था या तालुकापति। ये क्वेश्चन है, पूछता है सब किसके क्या बोला जाता था। फिर आखिरी होता था गांव, और गांव का हेड होता था, जो आप जनरली देखते हो गौटिया आदमी है, गौटिया आदमी है, ये गौटिया होते थे। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे। ऐसा होता था सिस्टम इनके टाइम पे, ऐसा होता था सिस्टम इनके टाइम पे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब मैंने क्या बोला, राष्ट्र जो होता था वो संभाग, जो वो क्या होता था, राष्ट्र क्या होता था, संभाग हुआ करता था, ठीक है ना, यहां से दिख रहा है आपको। और ये लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रांत तो पूरा का पूरा हो गया, ये लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हुआ करता था
डिवीजन लेवल पे, मतलब राष्ट्र बहुत सारे होते थे एक छत्तीसगढ़ के अंदर, राष्ट्र 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 राष्ट्र। तो ये आपको पता होना चाहिए वहां पे। यहाँ पे हेड कौन होता था मेरे को नहीं पता, ये जो विषय ये जनपद वाला इलाका, यहाँ हेड हमको नहीं पता है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो हेड नहीं लिखा है मैंने, जहां जहां लिखा है वहां पे हेड लिखा हुआ है उसके साइड में, ये सारे हेड हैं। प्रांत में राजा हुआ करता था, वैसे ही मैंने बोला विषय, विषय क्या होता था आपका, विषय जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, जिला लिख दिया हूं मैं यहाँ, इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट लिख लो। डिस्ट्रिक्ट जो होता है आपका आज की डेट में, उसी को बोलते हैं हम लोग। जैसे आज क्या है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के 5 क्या हो गए आपके संभाग हो गए, 5 डिविजन्स, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर, तो वैसे ही आपके राष्ट्र हो गए। विषय मतलब 33 जो आपके जिले हो गए, वैसे ही यहाँ विषय हुआ करता था। डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे हेड का नाम यहाँ भी हमको नहीं पता है क्या हुआ करते थे। मंडल हुआ करते थे इसके साथ में, खंड हुआ करते थे, क्लस्टर के अलग अलग ब्लॉक के क्लस्टर। फिर मैंने आपको बताया ये मंडल, मंडलाधिपति, गढ़ में दीवान या गढ़पति, बारहों में दाऊ और तालुकापति, और गांव में हेड होता था गौटिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये गढ़ है, ये बारहो है, ये क्या होता था, ये मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, इसको भी लिख लेंगे आप लोग साथ में। एक गढ़ जो है, वन गढ़, एक गढ़ इक्वल्स टू 84 विलेज होता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है एक गढ़ कितना होता था, 84 विलेज। चीफ ऑफ द गढ़ कौन होता था, चीफ ऑफ गढ़, तो यहां मैंने लिख दिया, ठीक है। चीफ ऑफ गढ़ होता था आपका क्या, दीवान या गढ़ाधिपति, ठीक है, दीवान या गढ़ाधिपति। इसके बाद आप लिखेंगे एक गढ़ 84 विलेज, इसके बाद 7 बारहो इक्वल्स टू एक गढ़ होता था, और एक बारहो 12 विलेज होते थे। और चीफ ऑफ बारहो कौन था, दाऊ या तालुकापति, ये देखो दाऊ या तालुकापति लिखा हुआ है। तो ये जो 12 गांव है ना, 12 गांव मिलके एक बारहो बनता था। और वैसे ही मैंने क्या बोला आप लोग को, 12 गांव बनता था एक बारहो, 7 बारहो बनता था एक गढ़। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत क्लियर। जो सबसे छोटे लेवल पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव का हिस्सा था वो क्या हुआ करता था, वो ग्राम हुआ करता था। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लिखिए आप लोग कुछ इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कलचुरी में। कलचुरी were the longest ruling dynasty of Chhattisgarh, which has well structured monarchical system focused on public welfare, sources of information from inscriptions and Kalyan size revenue book, ब्रैकेट में लिखना मिस्टर चीसम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, decentralized officials had autonomy and power to appoint and remove subordinates. नेक्स्ट पॉइंट, किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, और ये हमने बना ही लिया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को, ठीक है ना, ये आपका हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ये आपने बनाया, यही है, ठीक है। नेक्स्ट इज कुछ मिनिस्टर्स का नाम लिख रहा हूं मैं, प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछता है, आपको पता होना चाहिए इसको, ठीक है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छे से, तो लिखते जाओ। मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर करके टॉपिक लिखना, पहले लिखो महामंत्री, और इसमें लिखना चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते थे, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा महामंत्री क्या करते थे, महामंत्री चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। सेकंड आप लिखेंगे महासंधि विघारक, महासंधि विघारक, ही वॉज द हेड ऑफ, लिखिए यहाँ पे हेड ऑफ फॉरेन डिपार्टमेंट। फॉरेन डिपार्टमेंट मतलब दूसरे बाहर के स्टेट्स होते थे, उनसे वार्तालाप करने के लिए ये रहते थे।
नेक्स्ट लिखिए महामत्या, ये होते थे फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस। अमत्य, अमत्य पैसा होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। इसके बाद लिखिए भंडा महा भंडागारिक, भंडागारिक मतलब भंडार का रखने वाला, इसको बोलते थे यार। इंग्लिश हिंदी में बोलना बहुत टफ हो जाता है, इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। महा भंडागरिक जो होते थे, ये जो होते थे आपके ट्रेजरर, ट्रेजरर पैसा रखने का पूरा काम इन्हीं के पास होता था, लेखा जोखा ये रखते थे। इसके बाद ये सारे 8 होते थे और 8 के 8 टॉप ऑफिसर चाहिए। महासेनापति, महासेनापति वॉज चीफ ऑफ आर्मी, ये तो बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, चीफ ऑफ आर्मी सेनापति। इसके बाद है दंड पाशिका, तो दंड वंड से समझ आ गया होगा आपको, सुप्रीम पुलिस ऑफिसर, आईपीएस हुआ करते थे मान के चलो, ये सुप्रीम पुलिस ऑफिसर होते थे, दंड पाशिका। इसके बाद डांडिक, डांडिक होते थे आपके जज। और एक वर्ड हो गया आपका गौटिया, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन में आते थे। और इसमें डैश करके लिखो हेड, हेड विलेज हेड एंड टैक्स कलेक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद और कुछ ऑफिसर्स का मैं नाम लिखवा रहा हूं आप लोगों को, उन ऑफिसर्स का नाम भी आप लिख लेंगे, ठीक है। ये 8 ऑफिसर्स तो आत्मा मंडल थे जो आपने लिखा है अभी अभी, इसके साथ साथ आप कुछ और लिख लीजिए। नहीं, अभी तक जो लिखा वो तो ऑफिसर्स थे ही थे, अब आप लोग कुछ और लिख लीजिए। यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ आपको, सर्वाधिकारी, ये होते थे जो डिवीजन ऑफ वर्क करते थे, लिबी कौन सा कौन आदमी क्या काम करेगा स्टेट के अंदर, चॉर्स ऑफ स्टेट, स्टेट में क्या हो रहा है वो सब भी देखा करते थे, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हो महा प्रतिहार, ये बॉडीगार्ड, हेड ऑफ बॉडीगार्ड, एसपीजी कमांडो होते हैं, कम्युनिकेशन होता है, वो सब देखा करते थे, ठीक है। तो लिख सकते हो हेड, महाप्रतिहार में क्या लिखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, प्रतिहार किंग और सिटीजन के बीच में इंटरमीडिएटरी हुआ करते थे, ठीक है, कम्युनिकेशन। इंटर लिख लीजिए, इंटरमीडिएटरी बिटवीन किंग एंड सिटीजन्स। नेक्स्ट इज महापुरोहित, लिखिए रिलीजियस, हेड ऑफ रिलीजियस डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके बाद आप लिखिए महाकोट्टपल, महाकोट्टापल, महाकोट्टापल में लिखिए आप क्या लिखेंगे, फोर्ट प्रोटेक्टर, बॉडीगार्ड हुआ करते थे इन लोग किला के, फोर्ट प्रोटेक्टर, दुर्ग जो होता है ना, किला को दुर्ग बोलते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते थे ये, ठीक है, महाकुट्टपल। इसके बाद आपका हो गया क्या, दंड पाशिका हो गया। एक हो गया आपका ट्रैफिक पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस का नाम होता था गमागमिक, गमागमिक, तो ये लिख लो आप इसमें ट्रैफिक इंस्पेक्टर। कितना वेल डिफाइंड था, आप लोग देख रहे हो, ठीक। फिर एक लिखो दुष्ट साधक, दुष्ट साधक अपराधी को पकड़ने के लिए स्पाइस जो होते थे, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर होते थे ये, पकड़ते थे जाग चोर वोर लोगों को, दौड़ दौड़ के दुष्ट साधकों को, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद और कुछ बचा क्या, हाँ, चाबलिक, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखते थे, चाबी वाबी लिखा है ना इसमें। एक हाथी के हेड और एक होते थे आपके घोड़ों के हेड, मिलिट्री में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज थे, हाथी और घोड़े। तो महापिलुपति लिख लीजिए, महापिलुपति, महापिलुपति वॉज द हेड ऑफ एलिफेंट आर्मी। याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ये चीजों को तो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2-4 रिवीजन करोगे याद हो जाएगा आप लोगों को। इसके बाद आपका होगा महिपाल, इनका काम था वर्क ऑफ किला देखना, महामहिपाल का वर्क ऑफ किला, या फोर्ट लिख सकते हो आप, ठीक है।
इसके बाद धर्म धर्म लेखी, इनका काम था दान पत्र का हिसाब रखना। क्या करना था? दान पत्र का हिसाब रखना। जस्ट अ सेकेंड, आने दो फिर से। और छाट पुलिस को बोलते थे और भाट आपका सोल्जर सैनिक को बोला जाते थे। तो आन दो, फिर मैं लिख रहा हूं क्या बोल रहा था मैं। छाट पुलिस और भाट सोल्जर्स जो सैनिक होते थे। यहां तक इतना याद कर लेना है तो बहुत, ये मैंने छांट छुटा के आप लोगों के लिए लिखा दिया जितना लिखाया है, ठीक है। इससे ज्यादा मत करना। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका रेवेन्यू सिस्टम। क्या होगा? रेवेन्यू सिस्टम। कैसा रेवेन्यू सिस्टम था कलचुरी डायनेस्टी के टाइम, ये देखते हैं अब हम लोग। तो जो रेवेन्यू सिस्टम था वो वेल ऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम हमको देखने को मिलता है इनके टाइम पे। 3 प्रकार के लैंड हुआ करते थे। एक था आपका खालसा लैंड, खालसा रीजन। एक था आपका जमींदार रीजन, जमींदारी रीजन। और तीसरा था आपका प्रिंसली रीजन। ये 3 प्रकार के रीजन हुआ करते थे, हमने बताया अभी अभी आपको। अब खालसा रीजन, ये रीजन हुआ करते थे खालसा रीजन, जहां पे डायरेक्टली कंट्रोल करते थे कलचुरी रूलर, उसको हम लोग खालसा रीजन बोलते थे। और यहां से जो टैक्स रेवेन्यू जो भी चीजें आती थी वो डायरेक्टली उन्हीं के द्वारा आती थी, जो भी खेती हो रही है, जो भी किसानी हो रही है। जमींदारी सिस्टम वो सिस्टम हुआ करता था जहां पे जमींदार कंट्रोल किया करते थे उस जगह को, और रूलर जो होता था उसको ये टैक्स भेजा करते थे। और प्रिंसली रीजन वो रीजन हुआ करते थे जहां पे ये जो राजा हुआ करते थे उनके फ्यूडल लॉर्ड जो होते थे, जो मंत्री शंत्री होते थे या यंगर किंग जो होते थे, बेटे होते थे, प्रिंस होते थे, उन लोग यहाँ पे क्या करते थे? मैनेज करते थे इन जगहों के। तो ये 3 जैसे चीजें जो डिवाइडेड थी इनके टाइम पे। और यहीं पे इन सब चीजों को देखने के लिए जो आपके ऑफिसर लगते थे वो थे कौन? महाप्रभात्रे। मैंने एक साथ ऊपर लिखा दिया, यहाँ भी लिख लीजिएगा, महाप्रभात्रे। डैश करके लिख लेना इसको। चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। और ये महाप्रभात्रे जो हुआ करते थे, ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ लैंड और रेंट का क्या असेसमेंट होना चाहिए। तो यहां नीचे एक पॉइंट बना के लिख लीजिए, ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड मेजरमेंट एंड रेंट असेसमेंट। कितना पैसा एक खेत से लिया जाएगा, कैसा उनका क्या रहा, उपज रहा, और उसके हिसाब से क्या टैक्स रहेंगे। गौटिया जो हुआ करते थे वो हेल्प करते थे इस महाप्रभात्रे को। गौटिया जो बोलते थे वो हेल्प करते थे इस महाप्रभात्रे को रेवेन्यू कलेक्शन में। तो रेवेन्यू कलेक्शन का मेन, जो कौटिया का मेन रोल होता था वो रेवेन्यू कलेक्शन ही होता था। और ये इसको किसको? महाप्रभात्रे को जाके दिया करते थे इन सब चीजों को। अब ये लैंड को मैं बोल रहा हूं मेजर करते थे, तो लैंड मेजर इनके टाइम पे एज अ हल होता था। और एक हल जो होता था, हल क्या होता था? प्लॉग यूनिट था, आप मान के चलो। और एक हल जो होता था वो 5 एकड़, आज के डेट में जो होता है 5 एकड़ के आसपास हुआ करता था अप्रोक्सीमेटली। आपको ये भी पता होना चाहिए, एक तो ये बहुत मेजर सोर्स था रेवेन्यू का। रेवेन्यू पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, ये लिख लिया ना, 1 हल प्लॉग, हल के ऊपर ब्रैकेट में प्लॉग यूनिट इक्वल्स टू 5 एकर्स ऑफ लैंड। दिस वाज द पर्टिकुलर जो आपका लैंड मेजरमेंट का सिस्टम था इनके टाइम पे। ऑल्सो सिर्फ और सिर्फ ये लैंड एग्रीकल्चर के टैक्स से नहीं, इनको और सॉल्ट टैक्स मिलता था। लिख लीजिए, एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू डैश करके लिखना। सॉल्ट टैक्स, माइन टैक्स, फॉरेस्ट टैक्स, पेस्चर टैक्स, PASTURE, मतलब जो गाय वाय चरवाते हैं उसका भी टैक्स लेते थे। और गार्डन टैक्स, ये ऐसी कुछ चीजें मिलती थी। एक टैक्स काफी इंपॉर्टेंट है, युगा। ये आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, युगा करके लिखना। और युगा परमिट्स होते थे, और इसमें लिखिए डैश करके, द परमिट्स टू सेल वेजिटेबल इन मार्केट। ये युगा, आपको परमिट आपके पास हाथ में होना चाहिए, इट वाज रिक्वायर्ड कि आप सेल कर पाए कुछ भी चीज को, कहां पे? मार्केट में जाके, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेवेन्यू। नेक्स्ट इज आपका लिखेंगे अब मिलिट्री, साथ साथ में लिखते जाओ आप लोग, ठीक है। मिलिट्री सिस्टम, इनके टाइम में आर्मी में परमानेंट एज वेल एज टेम्पररी फोर्सेस दोनों हुआ करते थे, परमानेंट एज वेल एज टेम्पररी फोर्स। तो लिख लीजिए, at that in the period of Kalchuri there were permanent as well as temporary forces।
जो जागीरदार हुआ करते थे, वो लोग जो हुआ करते थे जिनको ये जागीरदारी दिया हुआ करते थे ना, उनको ट्रूप सप्लाई करने को कहा जाता था कि ये अपने पास ट्रूप मेंटेन करके रखो, और जब हमको जरूरत पड़ेगी कलचुरी के हेड राजा को, तब आप हमको ट्रूप सप्लाई करोगे। तो ये हो गया आपका टेम्पररी। परमानेंट इनके पास होते थे। किंग जो हुआ करते थे वो सुप्रीम कमांडर हुआ करते थे, और उनके अंडर सेनापति, महासेनापति आर्मी को लीड किया करते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑल्सो 4 मिलिट्री डिवीजन इनके टाइम पे हुआ करते थे, 4 मिलिट्री डिवीजन। एक हो गया आपका एलिफेंट आर्मी, ऐसे ही लिख लेना उसको, इसको बोलते थे आपका महापिलुपति। सेकेंड वॉज हॉर्स आर्मी, और ये था आपका महाश्वसाधनिक। नेक्स्ट वॉज इन्फेंट्री, पैदल सेना, और आखिर था आपका चैरियट आर्मी, रथ सेना। ठीक है, तो ये 4 हिस्सों में इनका डिवाइडेड था रथ सेना। ये रथ सेना और पैदल सेना तो नहीं पूछेगा, ये दोनों क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है, क्योंकि नाम अलग है, महापिलुपति, महाश्वसाधनिक, तो ये आपको पता होना चाहिए। डिफेंस के लिए तुम्मान, रतनपुर, मल्हार, कोसगई, इन सब के जो फोर्ट्स थे, किला थे, उनको सब इन्होंने क्या किया था, फोर्टिफिकेशन किया हुआ था। फोर्टिफिकेशन मतलब ऐसे बड़े बड़े दीवार खड़े कर दिए यार, मतलब किला बंदी कर देते थे इन लोग। कहाँ कहाँ किया था लिख लीजिए। डिफेंस के लिए इन्होंने तुम्मान में, रतनपुर में, कोसगई में और मल्हार में। 3 तो याद रहेगा, तुम्मान, रतनपुर, कोसगई तो इनके कैपिटल थे, एक मल्हार याद रख लेना बस, ठीक है। और इसके साथ साथ जुडिशियल, और इसके ये हो गया आपका क्या, मिलिट्री सिस्टम, ठीक है। एक एक करके मैं टॉपिक को अलग अलग इसीलिए ले रहा हूं कि आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। जुडिशियल एंड पुलिस सिस्टम, तो यहां मैंने आप लोग को पहले ही लिखा दिया, दांडिक हुआ करते थे पुलिस ऑफिसर, दंड पाशिक हुआ करते थे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले, दुष्ट साधक होते थे एक जन, क्रिमिनल को पकड़ने वाले, और छाट पुलिस होते थे, भाट आपके सोल्जर्स होते थे। इनका काम होता था सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पूरे के पूरे रीजन में। पुलिस एंट्री डोनेटेड एरिया में जो आपके होते थे रेस्ट्रिक्टेड थे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसमें ये सब लिख लीजिए, दांडिक, जुडिशियल, दांडिक लिखो जुडिशियल ऑफिसर, जज, ठीक है। दंड पाशिक, लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, दुष्ट साधक, वर्क टू कैच क्रिमिनल्स, छाट पुलिस, भाट सोल्जर, the work was to provide security. next लिखिए, पुलिस एंट्री was restricted in donated area, ठीक है, जहां पे भी दान दिया हुआ जगह होता था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था इनका, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। तो यहाँ पे देखते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। Working of rural or local administration was done by the conglomeration of people named पंचकुल, मतलब एक 5 से 10 लोगों का एक समूह होता था जिसको हम पंचकुल बोलते थे। उन लोग क्या करते थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। तो लिख लीजिए, वर्किंग ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन was done by conglomeration, CONGLOMERATION of people named पंचकुल। और ये 5 से 10 हुआ करते थे, ठीक है। इनका काम था KUL, क्वेश्चन पूछेगा ना इनका ना काम क्या था, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क कराना, ठीक है। कितने होते थे, 5 से 10 इलेक्टेड मेंबर हुआ करते थे ये। हेड कौन होता था पंचकुल का, ये लिख लीजिए, महत्तम, MAHATTAM। और मेंबर्स जो हुआ करते थे उनको बोलते थे महत्तर, MEHATTAR, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। इसके साथ साथ ग्राम कूट पता होना चाहिए आपको, ग्राम कूट क्या होता था। ग्राम कूट, या इसी को बोलते थे ग्राम भोगिक। ये जो होते थे विलेज को गवर्न करते थे इन लोग, विलेज गवर्न बाय देम, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, इतना ही चाहिए, इससे ऊपर कुछ नहीं मांगता है, इससे ऊपर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है हमारे को, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द सोशल स्ट्रक्चर। हाउ वाज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ कलचुरी डायनेस्टी?
इस पर्टिकुलर टाइम में कलचुरी डायनेस्टी के टाइम पे वर्ना सिस्टम तो प्रेजेंट था, ठीक है, मगर बहुत ज्यादा रिजिड नहीं हुआ करता था। जैसे एकदम कोई जो कास्ट हायरार्की हमको देखने को मिलती है ना, जो इंडिया में थी पहले, वैसा एकदम रिजिड नहीं था इनके टाइम पे। मगर एक डिस्टिंक्शन तो हो था यहाँ, ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन तो था यहाँ पे। जो हायर रैंकिंग पोस्ट हुआ करते थे वो आपके क्षत्रिय, ब्राह्मण्स, वैश्य, इनके लिए अवेलेबल हुआ करते थे। ब्राह्मण्स जो हुआ करते थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में हुआ करते थे, देखा जाता था। जैसे कि हमने देखा था गंगाधर को, मैंने बताया था रतन देव थ्री के मिनिस्टर हुआ करते थे, हालत खराब हो गई थी रतन देव थ्री की, फमाइन अमाइन आ गए थे, तो वो गंगाधर जो ब्राह्मण थे उनको अपॉइंट करते हैं एज अ मिनिस्टर कि देखो भैया ठीक ठाक करो करके। तो ये जो ब्राह्मण होते थे वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम पे होते थे। वैश्य जो हुआ करते थे वो ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन में इन्फ्लुएंस किया करते थे, वैश्य जो पीपल हुआ करते थे। कायस्थ जो होते थे वो एडमिनिस्ट्रेशन और लिटरेचर में की रोल रखा करते थे। इसके साथ साथ हमने देखा कि देवपाल मोची द कॉबलर देवपाल हैव बिल्ट अ टेम्पल, जो विष्णु टेम्पल उन्होंने बनवाया था 1451 एडी में। तो ये हमको दिखाता है देयर वाज अ कास्ट मोबिलिटी, एकदम रिजिड नहीं था कि भगवान भगवान की पूजा नहीं कर पाएगा कोई या मंदिर नहीं बना पाएगा, ठीक है। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन एट दैट पर्टिकुलर टाइम? तो वुमेन हैव द रिस्पेक्टेबल पोजीशन एट द टाइम ऑफ कल्चुरी एरा। वुमेन को डिप्लोमेसी में भी रोल मिला वहां पे। जैसे हमने एक स्टोरी में देखा था गुंड महादेवी का इंटरवेंशन होता है, तो गुंड महादेवी याद होगा आपको, तो गुंड महादेवी भी कहीं आ रही है तो स्टेक था उनका, बोलना था वहां पे। सोशल इविल्स थे, पॉलीगैमी था वहां पे, मल्टीपल वाइफ्स हुआ करती थी। सती एग्जिस्ट करता है, हमने देखा अलहन देव की वाइफ तीनों के तीनों सती कर जाती हैं। तो दिस वर देयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। वहां पे मैजिक, शौशरी, तंत्र मंत्र, ये सब भी चीजें चलती आ रही थी। तो यहाँ कुछ लिख लेते हैं आप लोग उसके बारे में। लिखिए, सोशल स्ट्रक्चर में लिखिए, वर्ना सिस्टम प्रेजेंट बट नॉट रिजिड। सेकेंड पॉइंट लिखिए, हाई पोजीशन ओपन टू क्षत्रिय कॉमा ब्राह्मण कॉमा वैश्य। ब्रैकेट में लिखना ब्राह्मण इन एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल गंगाधर। नेक्स्ट लिखिए, कॉबलर कास्ट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन टेम्पल कंस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल देवपाल। नेक्स्ट लिखिए, वुमन हेल्ड रेस्पेक्टेबल पोजीशन, ब्रैकेट में लिखिए क्वीन नोनल्ला देवी एंड लच्छाला देवी। ये दोनों कलचुरी किंग थी, जज्याल देव की बीवी और रतन देव की, काफी पावरफुल थी। नेक्स्ट लिखिए, पॉलीगमी एंड सती एग्जिस्टेड। अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हम कहीं देखते हैं इनका, तो लिखते जाएगा मेरे साथ में। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, स्टेटस में, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा था इनका? तो ऊपर नीचे होता रहा। सोर्स क्या था? सोर्स पैसे कहाँ से आते थे? टेम्पल से, पॉन्ड बनाते थे तो वहां से, गार्डन से, ये सब जो है, नहीं सॉरी, सोर्सेस क्या है हमको जिससे मालूम पड़ता है कि इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ठीक ठाक था एक पूरे लॉन्गर पीरियड में। तो इन्होंने काफी टेम्पल्स बनवाए, काफी सारे पॉन्ड्स बनवाए, काफी सारे गार्डन्स बनवाए। इन तीन चीजों को बनवाने के लिए लगता है पैसा। अगर आपके पास ये किंगडम में ये पैसा नहीं होगा तो आप कभी मंदिर, तालाब और गार्डन नहीं बनवाओगे। तो ये तीन चीजें, तालाब सुंदर दिखता था, मंदिर पूजा करने के लिए होता था, गार्डन सुंदरता के लिए। तो ये तीन चीजें हमको ये बताती हैं कि पैसा तो था इनके पास, ठीक है, बट कभी कभी कम भी हो जाता था। आफ्टर दैट इरिगेशन कैसा था इनके टाइम पे? इरिगेशन सिस्टम कैसा था? तो हमने देखा न्यूमरस पॉन्ड, बहुत सारे पॉन्ड बनाए गए, न्यूमरस पॉन्ड्स स्टैब्लिश्ड इन रतनपुर। और बिगेस्ट पॉन्ड जो है वो पृथ्वीदेव वन ने बनवाया था यहाँ पे। और रतनपुर को क्या बोलते हैं इसीलिए? सिटी ऑफ पॉन्ड्स। तो ये हमको दिखता है कि पॉन्ड्स वर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन, सिटी ऑफ पॉन्ड। और ये पॉन्ड्स और इरिगेशन के ऊपर इतना काम क्यों किया गया? एग्रीकल्चर जो था वॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। जो आपका एग्रीकल्चर से टैक्स होता था वही इनका मेजर सोर्स था इनकम का, इसलिए किया गया। टैक्स सिस्टम कैसा था? टैक्स, लैंड टैक्स हुआ करता था, मैंने बताया, सॉल्ट टैक्स, माइन टैक्स, मार्केट टैक्स, सब लगा देते थे इन लोग, ठीक है ना। इसके साथ युगा टैक्स, युगा परमिट, सब चीजों में पैसा था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कावड़ी यूज करते थे इन लोग, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये लिख लीजिए आप क्या,
काउड़ी यूज करते थे, काउड़ी जो पानी के अंदर से निकलता है ना समुंदर से, काउरी सेल्स, वो यूज होते थे एज अ पैसा। ठीक है, और क्या यूज होते थे यहाँ लिख लो, सेरी, पसेरी और मान, ये तीन चीजें ब्रैकेट में लिखना, यूज्ड फॉर मेजरमेंट। काउडी यूज फॉर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड सेरी, पसेरी एंड मान वर यूज एज अ मेजर ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वॉर जो हुआ करते थे इनके टाइम में, दोज वर द मेजर, वन ऑफ द मेजर सोर्स रेवेन्यू, इंपॉर्टेंट रेवेन्यू का सोर्स था। कल्याण साय ने इंट्रोड्यूस किया था जामबंदी सिस्टम या गढ़ सिस्टम, और लक्ष्मण साय ने यहाँ पे देशबाही जो है अकाउंट बुक क्या किया था, फैलाया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। नीचे एक पॉइंट करके लिखो, क्या होता था, वॉर होता था तो कोई सामने वाले जगह जाते थे इन लोग, उस वॉर में उस जगह को हरा देते थे, हराने के बाद वहां पे टैक्स इम्पोज कर देते थे, हाथी ले आते थे, घोड़ा ले आते थे, तो इस टाइप से वहां पे वॉर से पैसा आता था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब रिलीजन वाइज आप कहीं देखते हो, रिलीजन वाइज तो हम देखते हैं, लिखिए रिलीजन, पहला लिखिए शैविज्म। प्रीडोमिनेंटली हमको शैविज्म सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कलचुरी डायनेस्टी के टाइम पे। रूलर्स जो थे मेजरली कलचुरी डायनेस्टी में वो शेवाइट थे, और हमने देखने को मिलता है दे हैव बिल्ट मैनी शिवा टेम्पल्स। क्यों, तो यहाँ पे लिख लीजिए पहला, इसमें लिखिएगा प्रीडोमिनेंटली रूलर ऑफ कलचुरी डायनेस्टी वर शेवाइट एंड दे बिल्ट मैनी शिवा टेम्पल, कॉमा एग्जाम्पल बंकेश्वर महादेव, कॉमा रत्नेश्वर महादेव, पुरारती शिव, कॉमा कदरेश्वर महादेव। तो ये सारे देख रहे हैं आप, सब इन्होंने बनाए बहुत सारे महादेव, तो ये हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिए, कॉपर प्लेट्स ऑफन बिगेन विथ, जो कॉपर प्लेट के ऊपर में लिखा होता था, ये कॉपर प्लेट है ना, तो ऐसा कॉपर प्लेट होता था जो छपते थे, यहाँ पे लिखी होती थी चीजें, तो यहाँ पे लिखा होता था ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो जनरली हर कॉपर प्लेट में जो कलचुरी डायनेस्टी है उसमें ओम नमः शिवाय लिखाया हुआ था, तो इसमें लिखिए कॉपर प्लेट ऑफन बिगेन विथ ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो ये हमको मालूम पड़ता है कि शेवाइट तो थे ये। सेकंड लिख सकते हैं वैष्णवाइट थे कि नहीं थे, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो वैष्णविज्म, कैसा वैष्णविज्म था इनके टाइम पे। तो these people were very secular and they supported the Vaishnavism also, as we have seen Nakta temple in Vishnu temple जो है, विष्णु टेम्पल इन जांजगीर, खल्लारी, राजिम, फिर राजिम का राजीव लोचन टेम्पल, नक्टा टेम्पल, खल्लारी का टेम्पल, ये सब क्या है, ये सब तो विष्णु ही टेम्पल है, तो लिख लो यहाँ ब्रैकेट में राजिम, जांजगीर चांपा एंड खल्लारी, इन तीनों टेम्पल की बात हो गई यहाँ पे। थर्ड लिखते हैं शक्ति, क्या देवी की शक्ति के टेम्पल थे या शक्तिज्म के टेम्पल, तो जी हाँ यहाँ पे थे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट टेम्पल सबसे पहला क्या है, महामाया टेम्पल इन्होंने बनवाया। नेक्स्ट कॉमा करके लिखो एक वीरा टेम्पल, नेक्स्ट लिखो कोस गई माता टेम्पल, और तो और हमको ये भी देखने को मिलता है गज लक्ष्मी इनका क्या है, कुलदेवी हुआ करती थी, गज लक्ष्मी, हाथी के साथ लक्ष्मी जी की जो इमेज है ये इनकी कुलदेवी हुआ करती थी। तो ये, और ये करेंसी में भी हुआ करती थी इनकी, तो ये हो गया गज लक्ष्मी। ठीक है, तो ये हमको मिलता है शक्तिज्म के लिए भी। जैनिज्म और बुद्धिज्म के टाइम क्या क्या से हमारा सीन है इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के टाइम, तो थे वो जैन और बुद्धिस्ट थे, बट दे वर लिमिटेड इन इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस बहुत हाई नहीं था जैना और आपका इस कम्युनिटी का, किसना, बुद्धिस्ट कम्युनिटी का। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एजुकेशन एंड लिटरेचर वर्क। तो पहला लिखिए मेजर एजुकेशनल सेंटर कौन से थे इनके टाइम में, मेजर एजुकेशनल सेंटर्स, मेजर एजुकेशनल सेंटर में लिखिए रतनपुर था, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, रायपुर था, आरंग था, मल्हार, कौमा सिरपुर, कौमा खैरागढ़, कौमा राजिम, इन सब जगहों पे एजुकेशन मिलते थे इनके टाइम पे। पढ़ाया क्या जाता था, तो ब्रैकेट में लिख देना ट्रेडिशनल रिलीजियस टीचिंग, कॉमा एथिक्स, एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, इन सब की पढ़ाई होती थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ मेजर राइटर्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग इनके टाइम में, मेजर राइटर्स, कुछ लिखने वाले लोग काफी इंपॉर्टेंट थे। तो पहला हो गया गोपाल मिश्र, गोपाल मिश्रा कलचुरी टाइम पे काफी अच्छा लिखा करते थे,
और हमने पढ़ा भी है, इन्होंने खूब तमाशा लिखा है, खूब तमाशा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है, और तो और इसने और क्या लिखा है, दो तीन बुक लिख लीजिए इनके नाम का। भक्त चिंतामणि, ये भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, सेकंड आपका कौन हो गया, तो नारायण हुआ करते थे इनके टाइम पे। ये इन्होंने एक संस्कृत में किताब लिखी थी जिसका नाम था रामाभ्युदय, ब्रैकेट में संस्कृत लिख लेना, संस्कृत में थी ये बुक। ठीक है, इसके बाद आपका राजशेखर थे इनके टाइम पे, राजशेखर, और इन्होंने लिखा था कवि काव्य मीमांसा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चौथा आप लिख सकते हैं पंडित शिवदत्त शास्त्री। पंडित शिवदत्त शास्त्री ने लिखा था यहाँ पे रतनपुर आख्यान, और एक मैंने बताया था आपको इतिहास समुच्चय, और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट थे आपके बाबू रेवाराम। इन्होंने लिखा था विक्रम विलास, काफी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन में, विक्रम विलास। नेक्स्ट लिखो गंगा लहरी, गीत माधव, दोहा वली, और एक बुक लिख लो रतनपुर का इतिहास। तो ये सब इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो ये आप लोग स्क्रीन में है, इनको लिख लिए रहो आप लोग। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मेजर आर्किटेक्चर एक पॉइंट करके लिखो, भूल जाते हैं लोग, तो अलग से लिखो। लिखा तो चुका हूँ मैं, फिर भी यहाँ अलग से लिखा रहा हूँ, थोड़ा सा क्लास लंबा होगा होगा, या आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए क्या होगा, एक जगह पे मिल जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे पहला इसमें लिखना आप रतन देव वन, फिर डैश करके लिखो महामाया टेम्पल। रतन देव वन ने महामाया टेम्पल बनवाया। सेकंड लिखो यहाँ पे फिर पृथ्वी देव वन, और डैश करके लिखो विष्णु टेम्पल, ब्रैकेट में जांजगीर। थर्ड लिखिए आप क्या, जज्याल देव वन, वन, और इन्होंने क्या बनाया, सॉरी पृथ्वी देव वन में ये नहीं लिखना था यार, पृथ्वी देव वन में फोर्ट ऑफ लाफागढ़ लिखो, फोर्ट ऑफ लाफागढ़ बनवाया था। और यहाँ लिखो विष्णु टेम्पल ऑफ, जज्जाल देव ने बनवाया था विष्णु टेम्पल ऑफ जांजगीर। ऐसी होता है, कई बार भुला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रतन देव टू, चौथा लिखो रतन देव टू, और यहाँ लिखो गज किला, ब्रैकेट में रतनपुर। अब पांचवा लिखिए कल्याण साय, और इन्होंने बनवाया था बादल महल। ठीक है, ये हो गया आपका। ये तो आपको पता है। सिटी फाउंडर्स भी लिख लो, नीचे में एक पॉइंट सिटी फाउंडर्स करके, सिटी किसने किसने बनवाई, किसके नाम पे। पहला लिख लो जज्याल देव वन, जज्याल देव जांजगीर, रतनपुर रतन देव वन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब समझते हैं हम लोग व्हाट वर द रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ द दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी। तो देखो आपका रीजन फॉर डिक्लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, क्या रहे होंगे रीजंस, तो मैं 7 रीजन यहां लिख रहा हूं। डिवीजन ऑफ पावर, फिर समझाऊंगा आप लोगों को मैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं फॉल्टी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड आपका पॉइंट बोल सकते हैं आप मराठा इन्वेजन। कैसे इनका डाउनफॉल हुआ ये समझ रहे हैं हम लोग। फोर्थ इज इनकॉम्पिटेंस रूलर, इनकॉम्पिटेंट रूलर। फिर आप बोल सकते हैं और एक क्या हो गया, कॉन्स्पिरसी ऑफ मोहन सिंह लिख लीजिए। सब समझाऊंगा, अभी रुक जाओ। नेक्स्ट इज मर्जर ऑफ
रतनपुर ब्रांच, और आखिर है आपका मर्जर ऑफ रायपुर ब्रांच। तो लिख लो आप लोग पहले तो, ये 7 पॉइंट है। एक बार और यहाँ से यहाँ कर देता हूँ, आप देखते जाइए, पॉज कर लेना कहीं जरूरत पड़े तो। लिख लो इसको। समझते हैं हम लोग इसको, हुआ क्या क्या हुआ। कलचुरी डायनेस्टी ने 10th सेंचुरी के लास्ट फेज से आपका 18th सेंचुरी के मिडिल तक का रूल किया। फिर 1742 तक कलचुरीज के पावर का एंड हो गया था धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पे होता यूं है कि नागपुर के जो भोसलेज होते हैं वो अपना छत्तीसगढ़ के ऊपर डोमिनेंस दिखाना चालू कर देते हैं। अगला टॉपिक हमारा मराठा ही है, उसमें एक भोसले हुआ करते थे, अभी इतना ही समझ लो आप लोग, मत घुसो उसमें। इतना समझो कि कोई बाहर के मराठास थे, वो आते हैं और अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ को। अब ठीक है, उनसे हार जाते हैं इन लोग। रीजंस क्या थे, क्यों ये वीक होते गए? जो 800 साल की एक इतनी लंबी राज थी इनकी छत्तीसगढ़ में, कैसे इनकी पकड़ कम हुई? तो हमने देखा डिवीजन ऑफ पावर विद इन द कलचुरी डायनेस्टी वाज देयर। तो ये पहला हो गया आपका डिवीजन ऑफ पावर विद इन द कलचुरी डायनेस्टी। होता क्या है, सिंघन के रेन के बाद, जो रायपुर में रहते हैं, सिंघन के रेन के बाद जो कलचुरी डायनेस्टी की पावर होती है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक ब्रांच जो है वो रतनपुर में रह जाता है और दूसरी ब्रांच जो है वो रायपुर से रूल करने लगती है, हमने देखा। और इसी टाइम पे दोनों ब्रांच के बीच में यूनिटी नहीं रहती है, यूनिटी की बहुत कमी हो जाती है। तो सेंट्रल अथॉरिटी कोई नहीं रहता, रायपुर अपना अलग रूल कर रहा है, रतनपुर अपना रूल कर रहा है। इस डिवीजन ने मराठाओं को इन्वेड करने की एक अपॉर्चुनिटी दे दी, और भोसले बिना किसी ज्यादा रेसिस्टेंट के जब वो आते हैं और वो अटैक करते हैं तो उनको कोई बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं मिलती दोनों ब्रांच से। दोनों ब्रांच के लोग ऐसा लगता है कि तैयार थे सरेंडर करने के लिए, भोसले आते ही जी सर रख लीजिए, इस टाइप से माहौल हो गया था। तो ये दो ब्रांच टूट गए थे, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन। सेकंड रीजन वाज फॉल्टी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। कलचुरी रूलर्स का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वीक और फ्लॉड था। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूं वीक और फ्लॉड था? द रीजन बीइंग कि परमानेंट और टेम्पररी दोनों रखते थे ये। परमानेंट जो आर्मी ये रखते थे बड़ा इनएडिक्वेट होते थे, बड़ा कम रखा करते थे, लार्ज स्केल पे वॉर करने के लिए इन लोग केपेबल नहीं थे शुरू से। ये क्या करा करते थे, मनसबदारी दिया करते थे, और उसमें जागीरदार बनाया करते थे, और जागीरदार को बोलते थे इन लोग कि आप लोग आर्मी रखेंगे और हमको जब जरूरत पड़ेगी तब आप क्या करेंगे, हमको आर्मी प्रोवाइड करेंगे। मांडलिकास होते थे ना, मांडलिकास जागीरदार के अंदर, तो ये मांडलिकास को बोलते थे क्या, इनके ऊपर डिपेंडेंट थे अपनी आर्मी के लिए। अब होता क्या था, जो ये जागीरदार हुआ करते थे, जब जब रतनपुर के जो हम कलचुरी हुआ करते थे, जब जब वो पावरफुल होते थे, बहुत स्ट्रांग होते थे सेंटर पे, तब तो ये बोलते थे जी सर हम लाएंगे, हम आर्मी आपको देंगे। जैसे ही इनको दिखे कि वीक हो गए कलचुरी डायनेस्टी के लोग, तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लें। तो इनकी आर्मी तो कभी क्लियर थी ही नहीं, वेल स्टेब्लिश्ड आर्मी थी ही नहीं इतने साल रहने के बावजूद। नाउ द नेक्स्ट वाज द मराठा इन्वेजन। भोसले इन्वेजन के दौरान रायपुर ब्रांच पे अमर सिंह और रतनपुर ब्रांच पे रघुनाथ सिंह रूल कर रहे थे। रतनपुर ब्रांच में रघुनाथ सिंह और रायपुर ब्रांच में अमर सिंह, ये हमने पढ़ रखा है। दोनों रूलर बहुत इनकॉम्पिटेंट थे, इनएफिशिएंट थे मराठास से लड़ने के लिए। मराठास हैव अ फ्यूरियस वॉरफेयर टेक्निक, गुरिल्ला वॉरफेयर। मराठास हैव अ वेरी गुड आर्मी, वो भी भास्कर पंत जैसे मिलिट्री ऑफिसर के साथ आए थे वो। दोनों रूलर बहुत इनकॉम्पिटेंट थे, आपको ये समझना होगा। और भोसले रूलर जो भास्कर पंत थे, वो उनके पास एक वेल ट्रेन्ड लार्ज आर्मी थी, जिसने कलचुरी रूलर्स को बहुत इजीली हरा दिया। मराठा के आते ही दोनों के दोनों ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया और सरेंडर कर दिया था। नेक्स्ट वाज इनकम्पिटेंट रूलर और सक्सेसर। तो अर्लियर हमने जैसे देखा, कलिंग राज थे, रतन देव वन थे, पृथ्वी देव वन, जज्जाल देव वन, इन्होंने एक्सपांड किया अपने एम्पायर को, बढ़ाते गए, प्रमोट करते गए। लेकिन प्रतापमल के बाद जो हम लोग डार्क एज वाला टाइम देखते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में देखा आपने कि रतनपुर के लेटर रूलर बहुत वीक थे। अमर सिंह, सिरदार सिंह बहुत वीक रूलर थे, उनकी लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन स्किल में बहुत कमी थी। तो हिस्टोरियन, एक राय बहादुर हिरालाल हिस्टोरियन है, वो कहते हैं the last king has become so weak and lazy they bowed their head as soon as the enemy arrived.
burying the glory of 15-year-old dynasty in the soil। उनका कहना था 1000-1500 साल पुराना एक डायनेस्टी के आखिरी राजा इतने वीक हो चुके थे कि वो जैसे ही देखे कोई अटैक होने वाला है, इन्वेजन, घुटनों पे बैठ के वो हार मान लेते हैं। तो ये आपको समझना होगा। नाउ द नेक्स्ट इज कॉन्स्पिरेसी ऑफ मोहन सिंह। अब ये कॉन्स्पिरेसी क्या थी, एक छोटी सी स्टोरी है। रतनपुर के जो कलचुरी आपके राजा थे, वो आखिरी में वो एक राज सिंह नाम से राजा थे, एंड ही वाज चाइल्डलेस। अब उन्हीं की फैमिली आपकी रायपुर पे भी तो क्या कर रही थी, रूल कर रही थी। तो वो बोलते हैं मोहन सिंह को कि मोहन सिंह, हम मेरे बाद तुम सक्सेसर रहोगे रतनपुर ब्रांच के। मोहन सिंह खुश। मोहन सिंह निकले रहते हैं। जब ये आपके कौन रहते हैं, राज सिंह अपने डेथ बेड में रहते हैं, तो सरदार सिंह को क्राउन कर देते हैं। वो बात बोल तो दिया था मोहन सिंह को रायपुर के कि नहीं नहीं तुम रहोगे, बात हो गई है, बट सरदार सिंह रहते हैं वहीं पे, कहां पे, रतनपुर में। उनको वो क्या करते हैं, क्राउन कर देते हैं जब वो मरने वाले रहते हैं, बिस्तर पे पड़े रहते हैं। अब मोहन सिंह उस पर्टिकुलर टाइम पे हंटिंग पे गए हुए थे, हंटिंग ट्रिप पे बाहर थे। जब वो वापिस आते हैं तो खुद को देखते हैं कि मेरे पास थ्रोन नहीं है, और पाते हैं कि मेरे साथ तो एक बहुत बड़ा बिट्रेयल हुआ है। तो ये स्टोरी रहती है किसकी, कॉन्स्पिरेसी ऑफ मोहन सिंह की। जब ये आते हैं देखते हैं कि सरदार सिंह बन चुके हैं राजा, अमर सिंह जो है राज सिंह जो है झूठ बोल के सरदार सिंह को बना दिया, और मेरे को बोले थे मोहन सिंह को कि मेरे को राजा बनाएंगे। तो इसी रिटेलिएशन में ऐसा बोला जाता है कि मोहन सिंह जाते हैं नागपुर और वहां के भोसले रूलर से हेल्प मांगते हैं, और उन्होंने रघुजी वन जो भोसले रूलर थे उनके साथ अलायंस किया, और छत्तीसगढ़ की ओर मराठा आर्मी के कॉन्क्वेस्ट में की रोल प्ले किया था इन्होंने। तो एक बोल सकते हो अब मेजर स्टोरी, मतलब कलचुरी डायनेस्टी को खत्म करने वाला एक कलचुरी ही था, ऐसा बोला जा सकता है। दिस वाज अ स्टोरी ऑफ मेजर बिट्रेयल फ्रॉम अ कलचुरी साइड, कलचुरी किंग। देन द नेक्स्ट इज मर्जर ऑफ रतनपुर ब्रांच। तो मोहन सिंह ने बदले में, मतलब मोहन सिंह ने क्या किया, बदले की भावना से मराठा को रतनपुर कॉन्कर करने में हेल्प कर तो दी थी उनको, भोसले के पास नागपुर जाके। भास्कर पंत आते हैं, जीत जाते हैं, और भास्कर पंत का उसके बाद एसेसिनेशन हो जाता है, मर जाते हैं। तो जब रघुजी वन है वो निकले होते हैं नागपुर से बंगाल की ओर आगे बढ़े होते हैं, उस टाइम पे भास्कर पंत मर जाते हैं। आगे कर डायनेस्टी और कुछ है, स्टोरी बताऊंगा मैं बाद में। 1745 में मोहन सिंह को मराठा इन्फ्लुएंस के अंडर रतनपुर के थ्रोन पे राजा बना के बैठा दिया जाता है। बट ये नॉमिनल हेड रहते हैं, बस नाम के हेड रहते हैं, और रूल कर रहे होते हैं मराठा ही, मान के चलो आप लोग। मोहन सिंह की डेथ हो जाती है 1758 में, और उसके बाद भोसले जो हैं छत्तीसगढ़ पर डायरेक्ट रूल स्टैब्लिश कर लेते हैं। बस उनको राजा बना के इसलिए बैठाए थे क्योंकि वो कॉन्स्पायर किए थे, वो गए थे भोसले को बताया था उनको, यहाँ आओ अटैक करो, इनको ले लो। तो ये डील हुई थी उन लोगों के बीच में कि हम जीत जाएंगे, हम तो आगे बढ़ जाएंगे, हमको छत्तीसगढ़ से उतना कोई फायदा मदद नहीं है, तुमको बना देंगे राजा। तो मोहन सिंह को राजा बना के बैठा देते हैं, बट पावर पूरा मराठास के पास रहता है। जैसे वो 1758 में मरते हैं मोहन सिंह, तो पूरा का पूरा डायरेक्ट रूल चालू हो जाता है मराठास का। नेक्स्ट मैंने बोला क्या, मर्जर ऑफ रायपुर ब्रांच। अब रायपुर कलचुरी के ब्रांच के रूलर हुआ करते थे अमर सिंह देव। उन्होंने अप्रोच किया था किसको, मराठास को, और रेजिस्ट नहीं किया था उन्होंने, ठीक है। जो मराठास आए थे उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया था। तो ये एक ब्रांच जो है आपका मर्जर हो जाता है रायपुर के साथ, और खत्म हो जाता है, मान के चलो। जो मैंने बताया था ना 7,000 रुपए और आपका क्या क्या दे दिया गया था इनको, महासमुंद और रायपुर आरंग, ये सब दे दिया गया था। तो यही आपका हो गया खत्म, ठीक है। तो लिख लो आप लोग कुछ नोट्स इसके बारे में भी। पहला लिखो डिवीजन ऑफ पावर, रीजन ऑफ डिक्लाइन है, पहला ऐसे लिख लिया, पहले में डिवीजन ऑफ पावर करके डैश करके लिखो। आफ्टर सिंघम SINGHAN, कॉमा, रतनपुर एंड रायपुर ब्रांच स्प्लिट, weakening central authority and creating opportunity for Marathas. Next लिखिए faulty military administration, डैश करके लिखो weak, inadequate standing army, over reliance on unreliable जागीरदार ड्यूरिंग क्राइसिस। तो समझ जाओगे आप लोग, जागीरदार धक्का दे देते हैं। नेक्स्ट लिखिए मराठा इन्वेजन, इसमें लिखिए आप इनकॉम्पिटेंट रूलर, ब्रैकेट में लिखो अमर सिंह ऑफ रायपुर, रघुनाथ सिंह ऑफ रतनपुर, ब्रैकेट क्लोज, सरेंडर टू भास्कर पंत वेल ट्रेन्ड मराठा आर्मी विदाउट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट लिखिए इनकॉम्पिटेंट रूलर में, इनकॉम्पिटेंट रूलर लिखो और डैश करके लिखो। चौथा इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर लिखो, मतलब सक्सेसर लिखो। लिखिए इसमें लेटर रूलर आफ्टर प्रतापमल वर वीक
कॉमा लैक्ड लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कॉन्स्पिरेसी ऑफ मोहन सिंह में, इसमें शॉर्ट में लिखा रहा हूं मैं, राज सिंह डेजिग्नेटेड सक्सेसर मोहन सिंह was denied the throne, ब्रैकेट में लिखो सरदार सिंह was crowned, full stop, ब्रैकेट क्लोज करके, मोहन सिंह allied with नागपुर भोसले, ब्रैकेट में लिखो रघुजी वन tends to aiding मराठा कॉन्क्वेस्ट इन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट लिखो मर्जर ऑफ रतनपुर ब्रांच, इसमें लिखना मोहन सिंह पुट ऑन थ्रोन अंडर मराठा इन्फ्लुएंस, full stop, after his death in 1758 भोसले re-established direct rule। और आखिरी है मर्जर ऑफ रायपुर ब्रांच, इसमें लिखिए अमर सिंह देव सरेंडर टू मराठा ग्रांटेड तालुकाज विथ एनुअल टैक्स। मैंने बताया था ना 7,000 रुपए का इनको एनुअल टैक्स देना होगा और इनको तालुकाज दिए गए थे, 3 ठोक ऊपर लिखा दिया मैंने, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ इन 1753 शिवराज सिंह सक्सीडेड बट भोसले रिवोक्ड ग्रांट एंड एस्टैब्लिश्ड डायरेक्ट रूल इन 1757। तो यहाँ खत्म होता है आपका भोसले का पूरा सॉरी कलचुरी का डायनेस्टी। आई हैव ट्राइड टू कवर अप एवरीथिंग, मेंस प्रीलिम्स सब पर्सपेक्टिव से, कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन आएगा व्यापम से लेके इससे बाहर नहीं आएगा, इतना ही पढ़ लो, मोर देन इनफ है। समझ आया होगा आप लोगों को क्लियरली, मेरे को ऐसा पता है क्योंकि बहुत डेप्थ में मैंने बताया, सारी स्टोरी कवर अप की है मैंने। चलिए तो मिलते हैं, कोई भी डाउट है तो बस रीच आउट टू मी, कोई सोचना नहीं है, बस रीच आउट, डीएम कर दो, कॉल कर लो, आई एम अवेलेबल विथ यू ऑल गाइस। पेपर निकालना है हमको कैसे भी, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप स्टडिंग, बी हैप्पी, keep revising. Now you people have lots of notes which you have to revise again and again and again and again for CGGS. इसके बिना नहीं होगा, रिवाइज करना चालू करो, पहली क्लास का रिवीजन आज से चालू करो तो आपका फिर होगा वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। दिस इज हाउ द साइकिल बिगिंस एंड दिस इज हाउ यू गेट टू remember everything in a short duration of time by multiple revision. Thank you for watching the classes guys.